गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तो आज सब नहा धो के आया ना? ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th में पढ़ना है। ठीक है, ये क्लास 8, 9, 10, 11, 12 तक काम आने वाला है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर में है क्या। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये क्या है? It is the distribution of electrons in different orbits of an atom of any element। ठीक है, क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्ट्रीब्यूशन होता है किनका? इलेक्ट्रॉन्स का। किसमें? डिफरेंट ऑर्बिट्स में। किसका होता है? किसी भी परमाणु के चारों ओर जितने भी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जितने भी ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, तो उस ऑर्बिट्स में जितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, जितने घूमते रहते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में समझते हैं। तो जिस तरह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन के बंटवारे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक एटम है, मान लो एटम का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या है इसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपका यहाँ पे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके जो है चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है ऑर्बिट्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। और इसको लिखते हैं के, एल, एम और एन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो सेल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला आता है आपका सेल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आता है सब सेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से हम दिखाते हैं। तो जनरली है कि सेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हम लिखते हैं और किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। तो इसके लिए दो तरीका है। पहला है सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है सब सेल डिस्ट्रीब्यूशन, सब सेल डिस्ट्रीब्यूशन। सब ये हो गया सेल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हो गया सब सेल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक करके फिर समझते जाते हैं। और ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो क्लास 8 के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, सभी को ये प्रॉब्लम होता है। और वे सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये 47 मीन्स 47 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो उसमें गलती कर देते हैं। कॉपर का निकालो तो उसमें गलती कर देते हैं। क्रोमियम का निकालो तो उसमें गलती कर देते हैं। तो क्यों गलती करते हैं? क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह करते हैं। तो जनरली जो है सेल्स को हम डिनोट करते हैं किस तरह से? Cells or orbits are generally denoted by K, L, M, N, etc। ठीक है, etc जहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया।
इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, ये क्या है, ये जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए थे तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया, और इस तरह से बढ़ता जाता है। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। तो जनरल फॉर्मूला है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स present in any cell equal to 2n square। कितना होता है, 2n स्क्वायर। ओके, अपना अपना कॉपी सब निकालिए और अपना कॉपी में नोट कीजिए। ओके, समझते जाइए और नोट कीजिए। 2n स्क्वायर सब पीछे नोट कीजिए अपना नोट में, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर, जहां पे n का वैल्यू क्या होता है, n इक्वल टू होगा 1 2 3 4 और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो जब n का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, n का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, इस तरह से इसको अच्छा से बनाते हैं। तो ये होता है इस तरह से ऑर्बिट बनेगा। तो जब n इक्वल टू 1 होता है तो ये होता है k सेल, जब n इक्वल टू 2 होता है तो ये होता है l सेल, और जब n इक्वल टू 3 होता है तो ये होता है m सेल, और जब n इक्वल टू 4 होता है तो ये होता है n सेल। पवन आपके लिए ये हेल्पफुल है, क्लास 10th में ये हेल्पफुल है, ठीक है। k l m और n इस तरह से हो गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस तरह से कितना रह सकता है इसमें, देखो 2n स्क्वायर है तो n का वैल्यू जब 1 होता है तो k सेल होता है, तो यहाँ 1 जब रखेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो यहाँ रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ से n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 4 गुना 8, तो l सेल में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ये उम्मीद दिखाओ उधर से उधर हो ना, उधर पीछे इस तरह से हो गया। उसके बाद m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना होगा 18 हो जाएगा। फिर n इसमें कितना होगा, n सेल में कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये इस कक्षा में कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर तो 4 चौके 16 और 16 दूनी 18, नहीं यहाँ ज्यादा होगा 32 होगा, तो 2 दूनी 4 4 4 चौक 16 16 दूना 32, ठीक है, 4 चौक 16 और 16 दूना 32 होगा। तो इस तरह से सेल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, कक्षाओं में इस तरह से इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। तो यहाँ इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इधर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। इन्हीं कक्षाओं में डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के परमाणु में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे होते हैं। ओके, क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, इस तरह से हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ हम एग्जांपल लिख के और फिर दिखाते हैं, एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं और कैसे हम बैलेंसिंग समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसको आप बोलते हैं ऑक्टेट रूल, है ना। तो ऑक्टेट रूल क्या है, अष्टक रूल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्टेट रूल, अष्टक सिद्धांत जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि जितने भी नोबेल गैसेस हैं वो क्या करते हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही उसका क्या होता है, वैलेंसी 0 होता है, और वे स्टेबल होते हैं किसी के साथ। ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि किसी के साथ वो इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते हैं, ना किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं, मतलब किसी से वो क्रिया करता ही नहीं है ना, वे रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए क्या है, वो अक्रिय गैस है, नोबेल गैस कहलाते हैं इसीलिए, ठीक है। नोबेल गैसेस डोंट रिएक्ट टू एनी अदर एलिमेंट। ओके, तब इस तरह से हो जाएगा। अब ऑक्टेट रूल क्या है, इसके लिए जो भरने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे हो गया K L M और N,
तो यहाँ कितना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से यहाँ रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद जो जितना चल जाएगा फिर इधर चल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जब ये 8 भी पूरा हो गया उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तब यहाँ कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जितना ये मैक्सिमम रख सकता है। तो यहाँ कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रखना है, तब फिर जाके उसमें रखना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप हम सोडियम को निकाल रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा, सोडियम का होता है 11। डोंट टॉक, ओके, लिसन केयरफुली। यहाँ से इस तरह से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ का 2, 8, 10, 10 के बाद कितना बचा 1, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 11। तो इस तरह से इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये वैलेंसी इसका हो जाएगा, वैलेंसी जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, वैलेंसी इसका हो गया 1, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो इसका वैलेंसी हो गया 1। तो वैलेंसी क्या होता है, द शेयर्ड gained or lost electron by any atom of an element is known as valency of that element. Okay, the number of shared gained or lost electron are known as valency of that element. तो जिस एलिमेंट से या जिस एलिमेंट के एटम से जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए जाते हैं, दूसरे एटम को, या दूसरे से लिए जाते हैं, या दूसरे को साझा करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, उस तत्व के, उस एलिमेंट के संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब आगे हम लोग चलते हैं कि जब इस तरह से हो गया तो ऐसा निकालें। अब मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम 20 का लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 2, 8, 10 के बाद कितना बच रहा है, और 10 बच रहा है, तो यहाँ कितना रखेंगे 8। ऑक्टेट रूल के हिसाब से अभी यहाँ पे 8 रखना है। 8 के बाद फिर कहाँ जा रहा है, एन में जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके लिए क्या करेगा, कोई भी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, वो या तो हीलियम जैसा स्टेबल बनना चाहता है, या तो फिर नियॉन जैसा, जेनॉन जैसा बनना चाहता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, 6 किसी कोई देगा, इसको नहीं देगा, इसलिए क्या करेगा, ये 2 किसी को दे देगा और ये अपने आप को स्टेबल बना लेगा। तो जब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है या किसी से लेना है, तो ये क्या करेगा, ये दे देगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा वैलेंसी, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, इसका वैलेंसी हो गया 2। इसी तरह से अब तो यहाँ से हो गया 20 तक में। इस तरह से आप जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे 8 रखने के बाद भी अब ज्यादा हो जाएंगे तो फिर कहाँ रखेंगे। तो इसी तरह से आप देखिए कैसे बनाते हैं। ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 35, और इसका जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे निकालते हैं, अब देखिए ध्यान से। यहाँ रखेंगे 2, 8, 8, 8 रखेंगे, लेकिन यहाँ पूरा हुआ नहीं हुआ। 2, 8, 10, 10, 18, 18, 8, 26 हुआ, लेकिन 35 कहाँ हुआ। तब क्या करेंगे, 2, 8, 10 हो गया, 10 और यहाँ 18 रख देंगे तो कितना होगा, 2, 8, 10, 10 और 10, 20 और 8, 28 हो गया। 28, 8 और 8 कितना हो गया, 36, लेकिन 35 नहीं हुआ, इसलिए क्या रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे। इसलिए इसको अब देखिए, यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना आया, 7 आया। कितना आया, 7 आया। तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसलिए क्या करेगा, किसी से ये कर्जा ले लेगा, और जितना ये कर्जा लेगा वही इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। क्या होगा, वैलेंसी हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो यहाँ तक सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं, जोर से बोलो। ठीक है, अब आगे इसके आगे अब हम लोग चलते हैं सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सेल के अलावा भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन सबसेल में भी होते हैं। ठीक है, जैसे कक्षा के अलावा क्या होता है, उपकक्षा होता है, जिस तरह से सेक्शन होता है। जब क्या होता है, कक्षा में एक कक्षा में नहीं होने लगा तो क्या करते हैं, उसको उपकक्षाओं में बांट देते हैं। जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या, तो उपकक्षाओं में बांट देते हैं। उसी तरह से क्या होता है, अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से तो नहीं दिखाएंगे, KLMN में तो फिर बहुत ज्यादा के लिए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं वैलेंसी। ठीक है, तब क्या करेंगे, जब ये सेल डिस्ट्रीब्यूशन जब फेल करने लगता है तब हम लोग क्या करते हैं, सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं।
और सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये क्या है, डिफरेंट सब एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, अब हम लोग सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जनरली ये सबसेल कितने तरह के हैं, ये हैं, तो ये कितने हैं, देयर आर मेनली फॉर सबसेल्स, क्या क्या है, एस, पी, डी एंड एफ। और एस का मतलब क्या होता है, तो एस फोर होता है शार्प, पी फोर क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल होगा, फिर डी फोर क्या होगा, डिफ्यूज होगा, और एफ फोर क्या होगा, फंडामेंटल होगा, फंडामेंटल क्या होगा, फंडामेंटल, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये, एस फॉर शार्प, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। तो अब यहाँ पे क्या, किस तरह से अब सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए फिर जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स present in any subcell इक्वल टू होता है 2, यहां से होगा 2 इंटू 2l प्लस 1, 2 इंटू 2l प्लस 1 वेयर l इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। ओके, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, जब l का वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये क्या होगा, कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल होगा। कौन होगा, पवन, यहाँ ध्यान दो, अभी मैट्रिक एग्जाम लिखेगा, ध्यान दो। ये l इक्वल टू जब 0 होगा तो कितना होगा, s कितना होगा, l इक्वल टू जब 1 होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे, p, फिर s इक्वल टू जब 3 होगा तो ये हो जाएगा d, और यहां से हो जाएगा f। इतना हो गया। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, 2l। तो l का वैल्यू जब 0 होता है तो s होता है, तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 इंटू 0, तो 0 हो गया तो कितना बचा, 1, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ से 1 रखेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब 2 रखें तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 1 5, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 10। विवान डोंट टॉक, सिट, डोंट टॉक, बात नहीं करिएगा, अभी ध्यान से सुनिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डील कर रहे हैं, आसान, एकदम ध्यान लगा के सुनिए, ओके जी, ठीक से बेटा। तब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ 3 रखेंगे कितना, 2 3 6 6 7 7 गुना 14, तब एफ में कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम निकालते हैं, और इसको सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब्बो प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब अब्बो प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है जी, अब्बो प्रिंसिपल को समझते हैं। अब्बो प्रिंसिपल, अब्बो प्रिंसिपल को यूज करते हैं। और अब्बो प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट सब एनर्जी लेवल्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और किस तरह से लिखते हैं, तो इसको लिखने का तरीका, जैसे यहाँ पे 1s हो गया, फिर क्या करते हैं, यहाँ 2s हो गया, 2p हो गया, फिर यहाँ से कितना होगा, 3s होगा, 3p होगा, फिर 3d होगा, फिर इसी तरह से 4s, 4p, 4d और 4f, फिर कितना होगा, 5s, 5p, 5d और फिर 5f, इसी तरह से 6s,
6p 6d और 6f इस तरह से जाएगा। तब अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको काटते हैं इस तरह से लिखते हैं। इस तरह आया और फिर क्या करते हैं, इधर से जाने के बाद फिर इधर पीछे लौटते हैं, तब फिर यहाँ इस तरह से हो गया। फिर क्या करते हैं 2p से ये 3s, फिर 3p से 4s और 4s के बाद फिर यहाँ से 3 आने के बाद फिर क्या होता है, फिर पीछे जाते हैं। फिर यहाँ से क्या होगा 3d 4p 5s, फिर यहाँ से होगा 4d 5p और 6s। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको पहले समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसमें लिखेंगे तो यहाँ से इस तरह स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करते हैं, इसके लिए देखो सबसे पहले यहाँ 1s, तो लिखेंगे 1s। फिर क्या है, इधर से जाएंगे पीछे तो क्या आएगा 2s, तो लिख दिए 2s। फिर 2s के बाद क्या है 2p, तो लिख दिए 2p। फिर कितना है 3s, तो लिख देंगे 3s। उसके बाद फिर जाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3p, फिर 4s, उसके बाद 4s के बाद कहाँ जा रहे हैं 3d। ये अबो प्रिंसिपल के हिसाब से इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे सब सेल में। 4p उसके बाद 3d के बाद हो गया 4p, कितना मिनट के बाद तो 4p हो गया। फिर कितना हो जाएगा 5s के बाद इसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो ये हो गया 4d, ठीक है। 4d हो गया, उसके बाद 5p, फिर कितना होगा 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो आपको ये जो है ऑर्डर आपको याद नहीं भी रह सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और ये ऑर्डर अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप इस तरह से लिख लेंगे सभी को, ठीक है। कॉलम और रो में ठीक से अरेंज करके लिखेंगे और फिर इस तरह से काट के और आप क्या करते हैं, इस तरह से एरो रिप्रेजेंट करके और आप इस तरह से पहले लिख लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जांपल लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का हम निकाले थे ना, मेरा ये मकसद है इसको बताने का कि जितने भी मेरे पास नए स्टूडेंट आते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है ठीक से। 8 क्लास से लेकर 9, 10, 11, 12 जो स्टूडेंट हैं वे नहीं निकाल पाते हैं और एक्सेप्शन केस में अक्सर गलती कर देते हैं। तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि वे अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसको समझें। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास और 11 क्लास, 12 क्लास के बच्चों के कांटेक्ट में हैं या आपके भाई बहन कोई भी पढ़ रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और उनसे भी बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको समझिए, ठीक है। तो आप किसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर, ओके। और यहाँ के बाद क्या होगा, फिर हम लोग देखे सेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग निकाले थे किसका, सेल डिस्ट्रीब्यूशन में निकाले थे हम लोग सोडियम का। तो इसको हम लोग सबसेल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए Na है यहाँ पे 11, इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ये यहाँ से हो गया 1s, ठीक है, तो लिख दिए 1s। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस तरह बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है इसमें 2, इसलिए 1s2। फिर जितना इलेक्ट्रॉन बच गया फिर नेक्स्ट बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ से कितना रख सकते हैं 2s2, तो 1s2 2s2, फिर कितना हो गया 2p6 हो गया। तो यहाँ तक कितना हो गया 10। अब कहाँ जाता है ये नेक्स्ट, ये जाता है 3s में, तो 3s1 हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहा है 3s1 में, इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसके लिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोग निकालते हैं जैसे नियॉन का, है ना, किसका निकालेंगे, नियॉन का निकालेंगे। तो इसका नियॉन का कितना होता है 10, तो इसके लिए कितना होगा 1s2 2s2 2p6। अब देखो यहाँ पे दोनों है, लास्ट कितना निकल रहा है 2 सेकंड में निकल रहा है, किस में निकल रहा है सेकंड में, और यहाँ 2 और 6 दोनों फुलफिल है, तो 2 6 कितना हो गया 8। इसका बैलेंस कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब हम लोग एक्सेप्शन केस की बात कर रहे थे कि एक्सेप्शन केस में कैसे बच्चे गलती करते हैं। तो एक्सेप्शन केस क्या है कि जब भी क्या होगा D9 और S10 वाला केस आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि D9 वाला को फुलफिल करेंगे, फिर S को रखेंगे, S का इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो जब इस तरह का अगर केस आता है तो इसको बोलते हैं फुलफिल्ड रूल।
फुल फील्ड रूल। तो देखिए क्या करेंगे, अगर ऐसा केस जब आने लगेगा तब क्या करेंगे, एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तब इस तरह से फुलफिल, इसको बोलते हैं फुलफिल रूल। और ये हाफ फील्ड रूल में किस तरह से आएगा, तो यहाँ आएगा S2 आएगा और यहाँ D4 आएगा। तब इसको किस तरह से चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे S1 और D5 में, क्योंकि D के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है S के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो इसका आधा पूरा हो जाता है ना। तो मान लो अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन के चलते अगर उसका जिंदगी बच रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं दे देंगे, इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो ये आधा भर जाता है और ये जिंदा हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या होते हैं, ये मरने वाला होता है 9 इलेक्ट्रॉन में, और इसको क्या करते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चलते क्या करता है, ये रो रहा होता है ना, तब इसको क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इससे दिला देते हैं, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन दिला देते हैं तो 10 हो जाता है, तब ये खुश के पूरा एकदम फूल जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ से डी इस तरह से हो गया 10। तो यही रूल, यही जो है रूल एक्सेप्शन केस है, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड रूल। अब हाफ फील्ड रूल और फुल फील्ड